हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम परमाणु भौतिकी में आयनन ऊर्जा से संबंधित कुछ परिभाषाएं, आयनन ऊर्जा क्या होती है और एक दो परिभाषा, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें हम कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आयनन ऊर्जा के बारे में बात करें। आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं, आयनन ऊर्जा। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा क्या होती है ना? आयोनाइज होने का मतलब तो आप समझते होंगे, आयनित होने का मतलब तो आप समझते होंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो किसी परमाणु के अंदर है वो अगर परमाणु से बाहर निकल जाए या फिर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से उस परमाणु में आ जाए तो आयनित हो जाता है। वो उस इलेक्ट्रॉन को हम आयनित कहेंगे, या आयनित हो चुका है। किस आवेश से निर्भर करता है, कितना आया कितना गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से बाहर निकल जाए तो इसे आयनित बोलेंगे, और अगर जितनी ऊर्जा देनी पड़ी उसको ऐसा करने के लिए उसे हम आयनन ऊर्जा कहेंगे। ये तो इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन हो गई। समझाते हैं आपको परमाणु के अंदर। देखिए, ये मैं आपको परमाणु के जो ऊर्जा स्तर है, आप हाइड्रोजन का समझ लीजिए। हाइड्रोजन का ऊर्जा स्तर हमने कई बार बनाया है, तो आपको इसके बारे में तो नॉलेज होगा, हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर के बारे में। ये कोई अनंत व ऊर्जा स्तर है, ठीक है। ये सब आप समझते हैं, आपने पहले भी इस चीज़ को पढ़ रखा है, समझ रखा है। और अगर ये हाइड्रोजन के लिए है तो आपको मालूम है इस प्रथम ऊर्जा स्तर में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा। इसमें -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.5 एक माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अनंत वे के अंदर ऊर्जा जो है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये है n = 1, ये n = 2, n = 3, 4, और ये है अनंतवा कक्षक कह सकते हैं, अनंतवा ऊर्जा स्तर कह सकते हैं। ओके, आपको एक चीज तो मालूम ही होगी कि ऋणात्मक ऊर्जा का मीनिंग क्या होता है। ऋणात्मक ऊर्जा का मीनिंग होता है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के आकर्षण बल से बद्ध है, उससे बंधा हुआ है। और ये देखिए, इसमें ऊर्जा कितनी है? 0। और फिर 0 ऊर्जा का मतलब अब नाभिक का आकर्षण बल उसके ऊपर नहीं है। और अगर नाभिक के आकर्षण बल से कोई बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो परमाणु का भाग रहा ही नहीं। वो इलेक्ट्रॉन परमाणु का भाग तब होगा जब वो नाभिक के आकर्षण बल से बंधा हुआ है, नहीं तो वो उसका भाग नहीं रहेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो इस कक्षक में चला जाए, अनंत वे कोश में चला जाए, इस वाली ऊर्जा स्तर में चला जाए, तो अब वो उस परमाणु का भाग नहीं रहेगा, क्योंकि अब उस पर आकर्षण बल नहीं है नाभिक का। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है परमाणु के बाहर, परमाणु से बाहर हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉन का परमाणु से बाहर हो जाना, इसका मीनिंग है आयनित हो जाना, इसीलिए आयनन ऊर्जा नाम है इसका। तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से ऊर्जा लेगा, ठीक है, और मिनिमम कम से कम इसको कितनी ऊर्जा दी जाए ताकि वो ऊर्जा लेकर कहाँ पर चला जाए? 0, इस n बराबर अनंत में चला जाए। तो इस आवश्यक ऊर्जा को, इस आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम कहेंगे उस परमाणु की या कह सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा कह सकते हैं, आयनन ऊर्जा कहेंगे। वैसे आयनन ऊर्जा n बराबर 2 के लिए भी निकाल सकते हैं, n बराबर 3 के लिए भी आयनन ऊर्जा निकाल सकते हैं। पर आपको एक चीज़ मालूम है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कहाँ से लेता है? n बराबर 1 से ही लेता है। तो जनरली आयनन ऊर्जा n बराबर 1 से होती है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, आयनन ऊर्जा निकालनी है, तो इसका मीनिंग सिंपल सा है, ये अंडरस्टूड बात है कि 1 से ही
उसको आयनित किया गया है। हाँ, कभी क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो 2 से आयनित करें तो फिर क्या होगा, आयनन ऊर्जा क्या होगी। तो इसमें हमें झगड़ के नहीं बैठना है। उसने 2 का बोला है तो हम मान के चलेंगे कि वो 2 से उसको उधर भेजना है तो कितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसमें मान निकाल देंगे। बाकी जनरल केस आपको समझा दिया है, सही क्या बात है वो आपको मैंने बता दी है। इलेक्ट्रॉन यहीं से ऊर्जा लेता है, तो जो आयनन ऊर्जा होती है वो करेक्ट तो यहाँ से ही होती है। और क्वेश्चन न्यूमेरिकल जैसा कहे जिस भी कक्षक के लिए, उसके लिए मैं आयनन ऊर्जा निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ और ऊर्जा की ज़रूरत होती है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ और ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो वही वाली बात, तो इसके लिए वो आयन ऊर्जा हो जाएगी अगर यहाँ से यहाँ जाता है, तो जनरली जाता यहीं से है, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब आयन ऊर्जा कितनी होगी, तो सबसे पहले आयन ऊर्जा की परिभाषा लिख देते हैं। आयन ऊर्जा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो जाए। आयनन ऊर्जा कहलाती है। नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो जाए, या कह सकते हैं अनंतवें ऊर्जा स्तर में चला जाए। इस वाले ऊर्जा स्तर को आयनित ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। अनंतवा ऊर्जा स्तर, आयनित ऊर्जा स्तर, क्योंकि इसमें आ गया तो परमाणु आयनित हो जाता है, इसलिए इस वाले ऊर्जा स्तर का एक और नाम है आयनित ऊर्जा स्तर। तो एक और परिभाषा यह बन सकती है, इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वो इलेक्ट्रॉन आयनित ऊर्जा स्तर में चला जाए। ठीक है, तो उस न्यूनतम ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहेंगे, उस इलेक्ट्रॉन की उस सिचुएशन के लिए। ठीक है कि नहीं? ओके, अब आयनन ऊर्जा का मान कितना होगा, किसके लिए कितनी आयनन ऊर्जा की ज़रूरत होगी, अब इसके लिए समझते हैं। तो देखिए, इसका तो हम फॉर्मूला पहले ही जान चुके हैं। देखिए, मैंने क्या कहा कि वो मिनिमम एनर्जी जो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचा दे। तो आपको मालूम है यहाँ पर कितनी एनर्जी -13.6, यहाँ पर कितनी एनर्जी 0। तो आप पहले ही ये चीज़ निकाल चुके हैं, कर चुके हैं कि यहाँ से यहाँ कैसे भेजना है ना। यहाँ से यहाँ भेजने के लिए कितनी ऊर्जा की ज़रूरत होगी, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। कितनी ऊर्जा की ज़रूरत होगी, डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। ये किसके लिए फॉर्मूला है, किसी कक्षक से, किसी निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, या फिर किसी ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से नीचे वाले में आने पर उत्सर्जित ऊर्जा के लिए उत्सर्जित ऊर्जा का मान है। तो हमें इस बार यहाँ से यहाँ भेजना है तो आवश्यक ऊर्जा निकालनी है। तो डेल्टा E बराबर, देखिए कितना होता है, यहाँ पर देखा -E2। हाँ, E2 किसका, ये रहा 0। E2 हमेशा मैंने कहा था ये हमेशा ऊपर वाले ऊर्जा स्तर के लिए ही है। E2 माइनस जो 0 है, माइनस E1 -13.6, और माइनस क्या हो जाएगा, +13.6। तो ये देखिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा E। और यहाँ पर डेल्टा E को हम आयनन ऊर्जा कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये है आयनन ऊर्जा, ये आयनन ऊर्जा का मान है 13.6। तो सिंपली थोड़ा सा रिलेशन देखिए कि किसी कक्षक के अंदर देखिए यहाँ पर जो ऊर्जा है किसी ऊर्जा स्तर की, उसका धनात्मक मान ही तो आयनन ऊर्जा आ रहा है। अब आप दूसरे कक्षक से करके देख लें, मान लीजिए क्वेश्चन बन गया, जनरली नहीं होता, यहाँ से यहाँ तक नहीं जाता, पर मान लीजिए क्वेश्चन बन गया, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए फिर आप क्या करेंगे, E2 0 माइनस E1 यहाँ से जा रहा है माइनस प्लस 3.4 आया कि नहीं आया। तो एक बात हम समझ गए कि आयनन ऊर्जा निकालना बड़ा ही आसान है, इसके लिए कोई नया फार्मूला हमारे पास नहीं है। वही वाला फार्मूला कि अगर आपको किसी की भी आयनन ऊर्जा निकालनी है तो सिंपली आप किसी भी ऊर्जा स्तर से, तो आप उस ऊर्जा स्तर में उस ऊर्जा का मान निकाल दीजिए। उस ऊर्जा, जैसे मान लो मेरे को हाइड्रोजन के लिए आयनन ऊर्जा निकालनी थी, तो पता है पहले वाले ऊर्जा स्तर से मैं ऊर्जा का मान निकाल दिया, आया -13.6, और उसी का धनात्मक मान ले लिया 13.6, तो ये आयनन ऊर्जा हो गई। ठीक है नहीं, तो बड़ा ही आसान है। तो किसी में भी ऊर्जा निकाल दीजिए, उसका धनात्मक मान ले लीजिए, या फिर अगर फॉर्मूले के रूप में अगर जानना चाहें आप आयनन ऊर्जा क्या होगी, तो फॉर्मूले में आयनन ऊर्जा
13.6 Z²। ये आयनन ऊर्जा का फॉर्मूला आप समझ सकते हैं, ये है आयनन ऊर्जा का फॉर्मूला। भाई ये ऊर्जा कैसे आती है, किसी भी ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कैसे मिलती है? -13.6 Z²/n² से मिलती है हमें। किसी भी कक्षक के अंदर ऊर्जा निकालनी होती है, फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 Z²/n²। फिर मैं ये निकाल के उसका धनात्मक मान ले लूँगा। अब मैंने आपको पहले बताया, आयनन ऊर्जा मतलब पहले कक्षक, ऊर्जा जनरली पहले कक्षक से जाती है, तो n बराबर क्या हो गया? 1। आयनन ऊर्जा का मतलब पहले कक्षक से उसको भेजना, पहले कक्षक से ऊर्जा ली जाती है। n बराबर 1, तो देखो 1 हो गया, तो नीचे लिखा ही नहीं। Z² जो भी परमाणु होगा, और 13.6 माइनस का प्लस कर दिया, क्योंकि हमें पता है इसका धनात्मक मान लेना है। तो आप इसको एक फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हो। हाँ, अगर मैंने कहा ना, कभी कभी क्वेश्चन कह देगा कि बताइए हाइड्रोजन के दूसरे कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा क्या होगी, उस केस में फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज लेना, बट माइनस की जगह क्या कर देना? प्लस कर देना, ठीक है ना। तो बोल दे दूसरे कक्षक से आयनन ऊर्जा, तो फिर अपन ये वाला यूज में ले लेंगे और माइनस की तरह जगह प्लस कर देंगे। और हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो पीछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाएंगे, है ना भाई। बात बहुत इजी सा है आयनन ऊर्जा का कंसेप्ट, ठीक है। जिस भी कक्षक में ऊर्जा मालूम है और वहाँ से आयनित करने के लिए उतना का उतना धनात्मक में ऊर्जा दे दें बाहर से, तो वो ले लेगा, है ना। तो न्यूनतम ऊर्जा है, जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको 13.6 नहीं दिया, 14 दिया, तो भी ये आयनित हो जाएगा, है ना। 14 दिया तो भी उसको लेकर, और बाकी वाली नहीं लेगा, उसमें कुछ छोड़ देगा, तो उस 14 से भी आयनित हो जाएगा। 15 दी तो भी आयनित हो जाएगा, 16 दी तो भी आयनित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर न्यूनतम ऊर्जा कितनी देवे, वो उसकी आयनन ऊर्जा कहलाएगी। वो 16 दी तो 16 पूरी लेगा नहीं, पर उसमें से 13.6 तो ले लेगा ना, तो 16 से भी तो हो गया आयनित। तो वो जो दी गई जो न्यूनतम ऊर्जा, आप बाहर से जो न्यूनतम ऊर्जा दे रहे हो, उसे हम कहेंगे उसकी आयनन ऊर्जा। ओके, अब आयनन ऊर्जा के बाद में दूसरी जो परिभाषा है वो है आयनन विभव। आयनन विभव के बारे में पढ़ते हैं। क्या है आयनन विभव? आयनन ऊर्जा से ही संबंधित है। अब ये भी पता है इसमें आयनन लगा हुआ है, तो सेम बात होगी इसमें भी। तो आयनन विभव क्या है कि देखिए, कोई ये मान लीजिए यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, मैं अभी कक्षक बना रहा हूं, ये मैंने सबसे लास्ट वाला आप समझ लीजिए अनंतवा ऊर्जा स्तर है, ठीक है ना, आयनन ऊर्जा स्तर है। अब यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक मैंने बना दिया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है अभी इस केस में, ठीक है। और भी बहुत से ऊर्जा स्तर है, हम दिखाए नहीं। आयनन विभव को समझने के लिए एक बात है, आयनन विभव जो है वो उसमें ऊर्जा देने का जो स्टाइल है, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने का स्टाइल थोड़ा सा बताया गया है, किस तरीके से ऊर्जा दी जाएगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था की गई है। मान लीजिए बाहर एक इलेक्ट्रॉन है E, बाहर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है E। अब एक मैं बात बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, क्योंकि इसमें परिभाषा इसकी काम आएगी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बात है, जैसे है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक विभवांतर, 1 वोल्ट का विभवांतर लगा दें। यहाँ पर मैं इसके ऊपर 1 वोल्ट का विभवांतर लगा दूँ, कैसे कैसे करके, मान लीजिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, और मैंने एक विभवांतर लगा दिया 1 वोल्ट का। 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया तो ये त्वरित होगा, क्योंकि इस पर बल लगना लग जाएगा, क्योंकि विभवांतर है तो इस पर बल लगेगा, ये त्वरित होगा।
और इसके कारण इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी बोलूँ या काइनेटिक एनर्जी बोलूँ, दोनों बात एक ही है। इसके अंदर जो एनर्जी रहेगी वो काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो जो एक एनर्जी इसको मिलेगी उसकी एनर्जी किसके तुल्य होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसके अंदर जो एनर्जी आती है, कैसे एनर्जी आएगी? क्योंकि विभवांतर लगाओगे वो त्वरित होगा, भागेगा, इस वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो कितनी होती है उस इलेक्ट्रॉन में? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब क्या हुआ कि मुझे अब मालूम चल गया कि मैं एक बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स एनर्जी दे सकता हूँ। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट हुई एक इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी। मेरे को रिक्वायरमेंट हुई एक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मिल जाए मेरे को। तो मैं कैसे क्या करूँगा? एक इलेक्ट्रॉन लूँगा और उसके ऊपर कितना विभवांतर लगा दूंगा? 10 वोल्ट का विभवांतर लगा दूंगा। तो जो 10 वोल्ट का विभवांतर लगा है इसका मीनिंग ये है कि अब उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। समझ गए बात? ठीक है। अब आप पहले ही जान चुके हैं कि हाइड्रोजन का पहला कक्षक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें एनर्जी है। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को अनंत ऊर्जा स्तर में भेजना है, आयनित ऊर्जा स्तर में भेजना है, तो इसको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसमें एनर्जी जो है आयनिक विभव में एनर्जी बाहर से इलेक्ट्रॉन से इसको दी जाती है। तो आप मुझे खुद ही बताएं कि बाहर किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना विभव लगा दिया जाए? बाहर किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना विभव लगा दिया जाए? मिनिमम कितना विभव लगा दिया जाए ताकि वो वहाँ से आए, इससे टकराए और अपनी एनर्जी जितनी भी है उसको दे दे और फिर वो आयनित हो जाए। तो वापस रिवर्स चलते हैं। इसको आयनित होने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको आयनित होने के लिए। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा उसके पास कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए उसके पास ताकि इसको आयनित हो जाए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास एनर्जी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आया उसके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए। तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना पोटेंशियल, कितना विभवांतर लगाना चाहिए ताकि वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा मिल जाए उसको? तो सिंपल सी बात है, 13.6 वोल्ट का विभवांतर उस इलेक्ट्रॉन पर लगाना पड़ेगा ताकि उस पर अगर 13.6 वोल्ट का विभवांतर लगाएंगे तो उस इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा रहेगी तो जब वो आएगा तो ये अपनी ऊर्जा इसको दे सकता है 13.6 और 13.6 मिल जाएगी तो अनंत पे ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। तो आयनन विभव की परिभाषा क्या हो गई? किसी इलेक्ट्रॉन पर आरोपित वह न्यूनतम विभव जिससे वह त्वरित होकर किसी एक इलेक्ट्रॉन को, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को आयनित अनंतवेय कोश में भेज दे या परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? आयनन विभव। तो ये एक विभव है जो बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को दिया गया और उस विभव के कारण वो त्वरित हुआ, उसको ऊर्जा मिली और उस ऊर्जा ने इसको दिया और फिर ये अनंत ऊर्जा स्तर में चला गया। तो एक बात तो और समझ गए, जैसे कि मान लीजिए तो ये है आयनन विभव। इस केस के लिए आयनन विभव क्या है? ये 13.6 वोल्ट मान लीजिए, ये वाले। चलिए एक और केस समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, समझने के हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा नहीं लेता पर समझने के हिसाब से यहाँ से ऊर्जा इसका आयनित करना है, इसको अनंत ऊर्जा स्तर में भेजना है। तो मुझे एक बात बताइए, इसमें दूसरा है मान लीजिए तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें ऊर्जा रहती है और इससे इसको वहाँ पर जाने के लिए +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए ताकि अनंत में चला जाएगा। अब आप ही मुझे बताइए कि बाहर जो है, बाहर कितना, किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना विभव लगा दें बाहर किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना विभव लगा दिया जाए? ताकि वो ऊर्जा पाकर इस वाले इलेक्ट्रॉन को अनंत में भेज सके। तो आपको मालूम है जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन जो दौड़ के आना चाहिए उसके पास कितनी ऊर्जा होनी चाहिए? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तभी तो इसके पास इतनी ऊर्जा है, तो इसके पास जाएगा, टकराएगा, इसको 3.4 देगा, ये चला जाएगा अनंत कोश में, जहाँ पर ऊर्जा 0 है।
और 3.4 इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा होने के लिए हमें कितना विभवांतर लगाना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाना पड़ेगा 3.4 वोल्ट। समझ गए? 3.4 वोल्ट का इस पे विभवांतर लगाएंगे तो इसमें ऊर्जा आएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इसके पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है तो ये टकराने के पश्चात ये इसको ऊर्जा दे सकता है और दे देगा, और अगर ले ली तो ये आयनित हो जाएगा। तो इस वाली ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया होगा? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। तो आयनन विभव क्या है और उसका मान भी समझ गए होंगे कि मान निकालने के लिए हमें अब फिर से कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। क्यों? देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर 13.6 था तो बाहर आयनन विभव कितना था? 13.6 वोल्ट। यहाँ के लिए आयनन विभव कितना है? 3.4 वोल्ट। तो सिंपल सा इस आयनन विभव निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा पता होनी चाहिए। ठीक है, ये माइनस नहीं है, 13.6 वोल्ट। ठीक है, तो अब आयनन विभव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमें ऊर्जा दे रखी है वो ऊर्जा निकाल लेंगे किसी भी कक्षक में। कहाँ से? इससे आयनित करना है, इस कक्षक में ऊर्जा निकाल ली और ऊर्जा निकाल के उसका धनात्मक मान कर लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा देना, वोल्ट लगा देना। और ये क्यों कर रहे हैं ये कहानी मैंने आपको बता दी। तो सिंपल सा मान, इसके लिए भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर फॉर्मूला चाहिए किसी को आयनन विभव का तो क्या हो जाएगा? आयनन विभव इज इक्वल्स टू आयनन विभव बराबर 13.6 Z² वोल्ट लगा दिया पीछे, बस यही है। उस समय आयनन ऊर्जा के लिए सिर्फ माइनस हटाया और इस समय हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पीछे हटा दिया, वोल्ट लगा दिया, तो ये हमें आयनन विभव मिल गया बहुत आसानी से। और अगर आपको किसी और दूसरे कक्षक में चाहिए तो आपको मालूम है अपॉन Z² भी कर देंगे आप, ये तो आप खुद ही कर देंगे। चलिए, तो आयनन विभव का मान भी आ गया और आयनन विभव की परिभाषा देख लीजिए क्या हो गई। आयनन विभव की परिभाषा, किसी इलेक्ट्रॉन पर आरोपित वह न्यूनतम विभव जिससे वह ऊर्जा पाकर परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से टकराकर उसे आयनित कर दे। उसे हम क्या बोलेंगे? आयनन विभव बोलेंगे। आयनन विभव का मान निकालना आ गया, कोई नया सूत्र नहीं है, ऊर्जा का आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, और उससे हम माइनस हटा देंगे तो आयनन ऊर्जा, और माइनस के साथ साथ आप पीछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ई भी हटा दो, वोल्ट बचेगा, तो ये आयनन विभव हो गया। तो ये दोनों परिभाषाएं हमें समझ में आ गई। अब तीसरी, उत्तेजन ऊर्जा और उत्तेजन विभव। वैसे ये कोई नई बात नहीं, उत्तेजन ऊर्जा हम कई बार निकाल चुके हैं। उत्तेजन ऊर्जा क्या है? देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर है, ठीक है। अब ये ऊर्जा पाकर किसी अन्य उच्चतम ऊर्जा स्तर में उत्तेजित अवस्थाओं में चला जाता है, यहाँ से यहाँ गया या फिर यहाँ से यहाँ गया। तो जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित होने के लिए, उत्तेजित होने मतलब किसी भी कक्षक में जाने के लिए, किसी भी उत्तेजित कक्षक में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उसकी उत्तेजन ऊर्जा कहेंगे। और जनरली फर्स्ट में पढ़ा रहता है, तो मान लीजिए फर्स्ट से इसने 1 में गया तो उत्तेजन ऊर्जा क्या होगी, खुद ही देख लीजिए। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें है, -3.4 हाइड्रोजन के लिए इसमें है, इसमें कितनी है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उत्तेजन ऊर्जा निकाल लेंगे। यहाँ से यहाँ जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने आप वो उत्तेजन ऊर्जा मिल जाएगी। तो उत्तेजन ऊर्जा का फॉर्मूला वही है, डेल्टा E बराबर E2 - E1। यही उत्तेजन ऊर्जा का फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, बस यही फॉर्मूला, ठीक है। और वो कहाँ से कहाँ गया उस हिसाब से आप उन दोनों कक्षों की ऊर्जा का अंतर निकाल देंगे
E2 माइनस E1, E2 ऊपर वाले कक्षक की ऊर्जा और E1 नीचे वाले कक्षक की ऊर्जा। तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं उत्तेजन ऊर्जा, क्योंकि हमने कई बार निकाला है। परिभाषा की बात करें, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निम्न अवस्था से निम्न ऊर्जा स्तर कहते हैं, भले ही आप निम्न ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए या पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आयनन उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो ये उत्तेजन ऊर्जा की परिभाषा और ये उत्तेजन ऊर्जा का फॉर्मूला, बहुत आसान। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं उत्तेजन विभव की। उत्तेजन विभव, सेम वही बात जो हमने आयनन विभव पढ़ा है। इस बार जो हम जैसे उत्तेजन ऊर्जा, जैसे डायरेक्ट ऊर्जा मिल गई इलेक्ट्रॉन को, है ना, किसी फोटोन से मिल गई, बट यहाँ पर ऊर्जा जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा वो किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से मिलेगी जो बाहर होगा, और उस पर कितना विभव लगाया ताकि वो उत्तेजित हो गया, तो उस विभव का मान उत्तेजन विभव कहलाएगा। सेम वही बात है ना। जैसे मान लीजिए, मैं ऊर्जा स्थिति समझा देता हूँ इसको। यहाँ से मान लीजिए है -13.6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर चला गया, तो आवश्यक ऊर्जा कितनी है, उत्तेजन ऊर्जा कितनी है, 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी उत्तेजन ऊर्जा यहाँ से यहाँ के लिए, यही आवश्यक ऊर्जा यहाँ से यहाँ जाने के लिए न्यूनतम। ठीक है, अब उत्तेजन विभव क्या होगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाला वो विभव, लगाया जाने वाला वो विभव जिससे वो इस पर आए, टकराए और इसको ऊर्जा दे और ये ऊपर चला जाए। तो आपको चाहिए इस इलेक्ट्रॉन के पास न्यूनतम कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास ऊर्जा होनी चाहिए। और 10.4 इसके पास ऊर्जा हो, इसके लिए इसके ऊपर कितना आरोपित करना चाहिए विभव, 10.4 वोल्ट का, ताकि इसके पास 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आ जाएगी। अब ये जाएगा और अब ये इसको उत्तेजित कर सकता है, इस पर भेज सकता है। तो ये है उत्तेजन विभव। तो आपको मालूम पड़ गया उत्तेजन ऊर्जा, ये उत्तेजन ऊर्जा थी, इसमें 10.4 उत्तेजन ऊर्जा का वोल्ट में मान, उत्तेजन ऊर्जा का वोल्ट में मान ही तो उत्तेजन विभव हुआ। तो फॉर्मूला क्या हुआ, वही उत्तेजन विभव। उत्तेजन विभव का फॉर्मूला भी बहुत आसान, E2 माइनस E1 कर लेना, और यहाँ पर E2 माइनस E1 करने के बाद पीछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट मत लगा देना, पीछे लगा देना वोल्ट। ठीक है ना, पीछे वोल्ट लगा देना, V का गुणा नहीं हुआ है, पीछे वोल्ट लगा दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मत लगा, आएगा ऊर्जा का मान, परंतु उस ऊर्जा के मान जो परिमाण है, ऊर्जा का परिमाण आएगा, उसके पीछे अगर हम वोल्ट लगा दें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा के वोल्ट लगा दिया, तो वही जो मान है वो उसका उत्तेजन विभव बन जाएगा। अब उत्तेजन विभव की परिभाषा सेम परिभाषा है, किसी इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली वह इलेक्ट्रॉन पर आरोपित किया जाने वाला वह न्यूनतम विभव जिससे वो ऊर्जा पाकर किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से टकराकर उसे उत्तेजित कर दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी उत्तेजन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक बात। अब जो है उत्तेजन विभव के बाद में, जैसे एक बंधन ऊर्जा का भी कंसेप्ट होता है। बंधन ऊर्जा क्या होती है, तो बंधन ऊर्जा एक तरीके से आयनन ऊर्जा ही होती है। ध्यान रखें, आयनन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा एक ही बात है। सेम उस आयनन ऊर्जा का मान और बंधन ऊर्जा का मान भी सेम होता है, ये आप ध्यान रखना, ये बंधन ऊर्जा ही है। जैसे मान लीजिए बंधन ऊर्जा की परिभाषा मैं कहूँ तो आप कह सकते हैं, सेम एक बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर हमें परमाणु का भाग बनाना है, मतलब परमाणु का भाग बनाना मतलब बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है, मुक्त है, वो बाहर था, अब इसको इस परमाणु का ही भाग बनाने के लिए मैं इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाऊंगा, तो यहाँ लाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा लगी, जो आवश्यक ऊर्जा, तो उससे हम क्या कहेंगे, उसकी बंधन ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, तो बंधन ऊर्जा देखो, जितना मान यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ले जाने में लगा ऊर्जा का मान, उतना ही तो मान यहाँ से यहाँ लाने के लिए होगा। तो बंधन ऊर्जा का जो मान होता है वही यही होता है, ये बात का आप ध्यान रखें, है ना।
तो बंधन ऊर्जा भी हम समझ गए, बंधन ऊर्जा का मान जो है वो आयनन ऊर्जा के बराबर ही होता है। बंधन ऊर्जा बराबर आयनन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन को बांधना मतलब वो बाहर था, फ्री हो गया, अब वापस उसको लेके आ गए, तो कितनी ऊर्जा चाहिएगी? तो जितनी भेजने के लिए लगी उतनी ही लाने के लिए लगेगी। भेजने के लिए कितनी ऊर्जा लगी? आयनन ऊर्जा। तो लाने के लिए उतनी ऊर्जा लगेगी। तो सीधा अगर बंधन ऊर्जा अपन को निकालना है तो आयनन ऊर्जा के मान, आयनन ऊर्जा निकाल दीजिए, बंधन ऊर्जा का मान भी आपके वही आएगा। ठीक है। अब इसके बाद में जो है हम बोहर मॉडल की कुछ कमियां करेंगे, कमियां पढ़ेंगे कि बोहर मॉडल के अंदर क्या कुछ कमियां रह गई थी। तो अब हम पढ़ते हैं बोहर मॉडल की कमियां। इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है। बाद में सोमरफील्ड और कुछ साइंटिस्ट ने इम्प्रूव किया इसी मॉडल को। अब बोहर मॉडल में जो कमियां हैं उसमें पहली कमी में अगर हम देखें तो बोहर मॉडल, एक कमी तो आपको मालूम ही है, ये एकल परमाणु इलेक्ट्रॉन, ऐसा परमाणु, एकल इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उस परमाणु के लिए अप्लाई होता है। आपको मालूम ना, He+, Li++, तो उन्हीं के लिए अप्लाई है, मतलब ऐसे परमाणु जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो बस। परंतु आपको मालूम है ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए परमाणु बहुत से होते हैं, तो उन सब के लिए अप्लाई नहीं होता। तो ये सिर्फ एकल परमाणविक यह एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ही लागू होता है। एग्जाम्पल लिख दो, H, He+, Li++ इत्यादि, इनके लिए ये लागू होता है। तो पहला ये। दूसरी बात, आपने बोहर मॉडल में पढ़ा था कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, मतलब उन्होंने कहा था, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग H/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो ये ठीक था, परंतु उन्होंने इसका कोई आधार नहीं दिया कि कहाँ से वो H/2π लेकर आए और कैसे उन्होंने ये स्थापित किया संबंध, इसके बारे में उन्होंने आधार नहीं दिया। कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण का आधार नहीं दिया, नहीं बताया ये कहाँ से आया, हमें समझाया नहीं, बस उन्होंने कहा ये होता है। ठीक है, बट ये नहीं मालूम कि किस तरह से लेके आए उनको। ठीक है। तीसरा, अब उन्होंने एकल परमाणु के लिए, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए बात की, तो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के बारे में फिर उन्होंने कोई बात की ही नहीं, क्योंकि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्थाएं होती है। तो जब उन्होंने बात एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए हुई, तो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रहते हैं। उनके लिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था की व्याख्या नहीं की। ओके। चौथा जो है वो ये है कि जैसे स्पेक्ट्रमी रेखाएं आई और स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिली, तो उनकी तीव्रताओं के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मतलब कौन सी स्पेक्ट्रमी रेखाएं ज़्यादा चमकीली मिलेगी, मतलब कौन सी ज़्यादा मिलेगी, कौन सी कम मिलेगी, ये तीव्रताओं के बारे में वो नहीं बता पाए। उन्होंने उस स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या नहीं की कि बामर की ज़्यादा आएगी, लाइमन की ज़्यादा आएगी, पास्चन की ज़्यादा आएगी, या 4 से जो 2 आने वाली है वो ज़्यादा होगी 4 से 3 आने वाली से, ऐसा कुछ तीव्रताओं के बारे में उन्होंने नहीं बताया। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं की।
ठीक है। पांचवा, जैसे स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं, ये विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कैसे व्यवहार करेगी, ये उन्होंने इस व्यवहार के बारे में भी नहीं बताया कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो मिली है ये विद्युत क्षेत्र में कुछ बदलाव करेगी, चुंबकीय क्षेत्र में क्या बदलाव करेगी, इन्होंने इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं की थी। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में व्यवहार की व्याख्या नहीं की। ठीक है, इस व्यवहार की भी व्याख्या नहीं की। अगला, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की दर कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो किसी श्रृंखला का चयन, किसी संक्रमण के चयन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन मतलब कब कौन सा चयन करेगा, चौथे से तीसरे पे आएगा, मान लो चौथे पर है, अब वो कौन सा चयन करेगा, तीसरे पे आएगा, दूसरे पे आएगा, पहले पे आएगा, किस तरीके से चयन करेगा, इसके बारे में उन्होंने कोई व्याख्या नहीं की। संक्रमण के चयन की व्याख्या नहीं की। छह हो गया ये वाला। सातवां, अब इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, बट जो मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स है इससे अब मालूम चल चुका है कि ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर बादल की तरह, नाभिक को बादल की तरह घेर रखे होते हैं, इस तरीके से बादल की तरह होते हैं। तो ये फिर थोड़ा सा थ्योरी थोड़ी चेंज हो गई। तो बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु आधुनिक क्वांटम सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बादल के रूप में रहते हैं। इसको हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बस ये कमियां हैं, जहां जगह आएगी इनका डिस्कशन हो जाएगा। बट ये क्या कमी रह गई थी, एक्चुअल में क्या होता है और इन्होंने क्या कमी है, बस हम ये पढ़ रहे हैं बस अभी। आठवां जो है, इन्होंने वृत्ताकार कक्षा मानी थी, बट एक्चुअल में जो कक्षाएं होती है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है। इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो कक्षाएं जो भी होती है वो दीर्घवृत्ताकार मानी गई, मतलब इन्होंने तो वृत्ताकार मानी, इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती है। ठीक है, ये नौवां देख लीजिए। इनके अनुसार जो है, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन सिर्फ वृत्ताकार पथ पर जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से ये चक्कर लगाने के साथ साथ स्पिन भी करते हैं, है ना। चक्कर तो लगाते ही रहते हैं, साथ में स्पिन भी कर रहे हैं, चक्रण भी कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में नहीं समझाया, इलेक्ट्रॉन के चक्रण, स्पिन की व्याख्या नहीं की। तो ये कुछ कमियां रह गई थी इनसे रिलेटेड, और इन कमियों को आगे दूर किया गया। ठीक है, डी ब्रॉगली है, सोमरफील्ड है, और इम्प्रूव्ड फिर मॉडल आ गए। तो ये हमने इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी कर ली है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।